राजस्थान, रात 11 बजे एक कार बीच रोड में टूटी हुई खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही समय पहले उस कार का एक्सीडेंट हुआ हो। उस कार की ड्राइविंग सीट पर बैठी एक लड़की अपने खून के सने कांपते हाथों से अपने बैग से फोन निकालकर किसी को कॉल करती है, पर उस इंसान का फोन बंद जा रहा था। वो लड़की अपने पेट पर हाथ रखती है और फोन को वॉइस रिकॉर्ड ओपन करके दर्द भरी आवाज में बोलती है, संजय, आई लव यू, पर मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने का प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाऊंगी। मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे नहीं पता मैं कब तक जिंदा रह पाऊंगी, पर संजय, मैं इस बच्चे को बचाना चाहती हूँ। हमारी शादी के इतने साल बाद ये बच्चा हमको मिला है। मैं इसको खोना नहीं चाहती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता, मैं अपनी सांस लेती रहूं। संजय, मैं तुमको सरप्राइज देने के लिए एयरपोर्ट आ रही थी। ये सब हो गया। संजय, प्लीज मुझे माफ कर देना। संजय, तुम हमारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखोगे ना? इतना बोलते हुए वो लड़की बेहोश हो जाती है। 2 साल बाद एक बड़ा सा बंगला, एक छोटी सी बच्ची पूरे घर में भाग रही थी। तभी उसके पीछे भागती हुई औरत हाँफते हुए बोलती है, परी रुक जाओ, दादी माँ थक गई हैं। परी पलट कर देखती है और अपनी तोतली आवाज में बोलती है, दादी माँ, मुझे ओट्स नहीं खाना, मुझे पिज्जा खाना है। आप मुझे वो खिलाओगी तो मैं रुक जाऊंगी। रेखा जी अपनी जगह पर अपने घुटनों पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती हैं और परी को घूरते हुए बोलती हैं, तुम छोटी सी हो और मुझसे डील करना चाहती हो, शैतान बच्ची। परी, दादी माँ, मैं पापा के जैसे बड़ी होकर बहुत बड़ी बिजनेसमैन बनना चाहती हूँ, इसलिए अभी से सब सीख रही हूँ। रेखा जी, तुमको ये सब सिखाता कौन है? परी मुस्कुराते हुए बोलती है, अक्षत मामू। रेखा जी अपना मुंह बना लेती है और बोलती हैं, लगता है इस अक्षत की क्लास लेनी पड़ेगी। परी हंसने लगती है। तभी उसको सीढ़ियों से किसी के नीचे आने की आवाज आती है। परी पलट कर देखती है तो संजय अपना फोन चलाते हुए नीचे आ रहा था। संजय को देखकर परी चुपचाप रेखा जी के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। रेखा जी परी को देखकर उदास हो जाती हैं और उसको अपनी गोद में उठाकर डाइनिंग टेबल पर ले जाकर बैठा देती हैं। संजय भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है और अपने लिए नाश्ता निकाल कर करने लगता है। परी अपनी चोर नजरों से बार बार संजय को देख रही थी, पर संजय एक बार भी परी की तरफ नहीं देखता है। परी की आंखें नम हो जाती हैं। रेखा जी परी को देखकर एक मिनट से परी को अंदर ले जाने को बोलती हैं। वो मैट परी को अपनी गोद में उठाती है और अंदर ले जाती है। परी के जाते ही रेखा जी एक लंबी सांस लेते हुए संजय से बोलती हैं, तो उस बच्ची को किस बात की सजा दे रहा है संजय? संजय एक नज़र रेखा जी को देखता है और फिर अपना नाश्ता करने लगता है। रेखा जी फिर भरे गले से बोलती हैं, जो भी हुआ उसमें उस बच्ची की क्या गलती थी? उससे तो उसकी माँ छिन गई और तू उसे बाप का प्यार भी नहीं देता है। वो बच्ची बस तुझे एक नज़र देखने के लिए तरसती है और तू एक बार भी उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता है। रेखा जी की बात सुनकर संजय खाना छोड़ देता है और अपनी जगह पर खड़े होकर गुस्से में बोलता है, क्योंकि उस बच्ची की वजह से पीहू मुझसे दूर चली गई। अगर ये बच्ची पीहू के पेट में नहीं होती तो पीहू को बचाया जा सकता था, पर बस इस बच्ची के कारण वो मुझसे दूर चली गई। जब जब मैं इस बच्ची को देखता हूँ, मुझे पीहू का चेहरा दिखाई देता है। कैसे वो बस इस बच्ची को बचाने के लिए इतना दर्द सहती रही और लास्ट में उसने अपना दम तोड़ दिया। कितना प्यार करता था मैं पीहू से, पर इस बच्ची की वजह से पीहू हमेशा के लिए मुझसे दूर चली गई। रेखा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भरे गले से बोलती हैं, पर बेटा, इसमें परी की कहाँ गलती है? संजय अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है, सही कहा माँ, गलती उसकी नहीं आपकी है। आपको ही बच्चा चाहिए था। रेखा जी की आंखों से आंसू बाहर आ जाते हैं और वो संजय को देखने लगती है। संजय अपनी मुट्ठी बंद करते हुए बोलता है, अगर मेरा खुद का बच्चा नहीं होता तो क्या जाता आपका? मैं एक नहीं 10 बच्चे अडॉप्ट कर लेता, पर नहीं, आपको तो अपना खून चाहिए था, मेरा खुद का बच्चा तो मिल गया ना आपको। अब आराम से पालिए उसको, पर मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। रेखा जी रोते हुए बोलती हैं, बेटा तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? संजय, माँ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। पीहू की प्रेगनेंसी में इतने कॉम्प्लिकेशन थे कि वो सर्वाइवल नहीं कर पाई।
रेखा जी रोते हुए बोलती हैं, बेटा मैं तो बस इस घर का वारिस चाहती थी, अपना खून अपना ही होता है। संजय की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो चिढ़ते हुए बोलता है, तो आप अपने खून को अपने पास रखो। इतना बोलकर संजय जाने लगता है तो रेखा जी रोते हुए उसको रोकते हुए बोलती हैं, मेरी उम्र हो गई है, अब मैं उस बच्ची का ख्याल ठीक से नहीं रख सकती हूँ। संजय जाते हुए बोलता है, घर में सर्वेंट की कमी नहीं है। रेखा जी, बेटा वो तेरी बेटी है, कोई गैर नहीं जो तू उसको नौकरों के सहारे छोड़ देगा। संजय पलटता है और रेखा जी को देखते हुए बोलता है, उस बच्ची से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। रेखा जी आंखों में आंसू लिए संजय को देखने लगती हैं। तो संजय फिर बोलता है, पर फिर भी बस आपके लिए मैं उस बच्ची के लिए एक केयर टेकर रख देता हूँ, पर इससे ज़्यादा आप मुझसे कोई भी उम्मीद न रखना। इतना बोलकर संजय वहाँ से चला जाता है। रेखा जी वहीं चेयर पर बैठ जाती हैं और रोते हुए अपना सिर पीट के बोलती हैं, हे भगवान, ये कैसा दिन दिखा रहा है मुझे। उस बच्ची पर कुछ तो रहम कर, बिना माँ की बच्ची है, कुछ तो ऐसा कर उसको अपने बाप का प्यार नसीब हो सके, वरना मैं जीवन भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। दूसरी तरफ मुंबई में एक लड़की हॉस्पिटल में एक रूम के बाहर खड़ी डॉक्टर से बात कर रही थी। डॉक्टर अंकल, अब पापा कैसे हैं? डॉक्टर, बेटा अभी वो कोमा में ही हैं, पर उनकी एक सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि उनके सर में ब्लड क्लॉट है। अगर उनको नहीं निकाला गया तो उनकी डेथ हो सकती है, और शायद यही रीजन है कि वो अभी तक कोमा से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उस डॉक्टर की बात सुनकर सौम्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह रोते हुए बोलती है, पर अंकल आपने तो बोला था पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर, हाँ बेटा, पर जब मैंने महेश जी के कुछ और टेस्ट किए तब मुझे ये पता चला। सौम्या रूम के डोर पर लगे गिलास से महेश जी को देखते हुए बोलती है, अंकल सर्जरी में कितना पैसा लगेगा? डॉक्टर, बेटा 3 से 4 लाख तो आराम से लग जाएगा, और फिर अगर मुझे डॉक्टर बाहर से बुलाने पड़े तो अमाउंट कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। सौम्या की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपना सिर हिला देती है। डॉक्टर सौम्या के सिर पर हाथ फेरते हैं और वहां से चले जाते हैं। सौम्या अपने आंसू पोंछती है और रूम के अंदर आकर महेश जी के पास बैठ जाती है और उनका हाथ पकड़कर बोलती है, पापा आपने हमेशा मेरी हर ज़रूरत पूरी की है, मैं कुछ भी करूँगी पर आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तभी एक नर्स रूम में आती है और सौम्या को रोता हुआ देखकर उसके पास आती है और उसके सर पर हाथ रखकर बोलती है, बेटा महेश जी बहुत खुश नसीब हैं जो उनको तुम्हारी जैसी औलाद मिली, जो अपने पापा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वरना मैंने तो ऐसी भी औलादें देखी हैं जो अपने पेरेंट्स को मरने के लिए छोड़कर भाग जाते हैं। भगवान जल्दी ही तुम्हारे पापा को ठीक कर देंगे। तभी पीछे से एक लड़की आते हुए बोलती है, हाँ मैं भी भगवान जी से एक मीटिंग करके आई हूँ, और तुझे तो पता है ना, मेरी भगवान जी से अच्छी दोस्ती है, वो मेरी ज़रूर सुनेंगे। सौम्या मुस्कुरा देती है और उस लड़की राखी को देखते हुए बोलती है, तुम आज सुबह सुबह यहाँ, आज कॉलेज नहीं गई क्या? राखी उदास मन से बोलती है, यार जब से तूने कॉलेज छोड़ा है मेरा कॉलेज जाने का मन नहीं होता है। सौम्या मुस्कुरा देती है और राखी के सिर पर मारते हुए बोलती है, तुझे तो बस पढ़ाई से बचने के बहाने चाहिए होते हैं। राखी अपना मुंह बना लेती है। तभी एक वार्ड बॉय रूम में आता है तो वो नर्स उन दोनों से बोलती है, तुम दोनों बाहर जाओ, पेशेंट के कपड़े चेंज करना है। सौम्या हाँ में सिर हिला देती है और राखी के साथ रूम से बाहर चली जाती है। बाहर आके सौम्या अपना सिर पकड़कर बेंच पर बैठ जाती है तो राखी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, क्या हुआ, तो इतनी परेशान क्यों है? सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए बोलती है, पापा के सिर में ब्लड क्लांट है, उनको सर्जरी की ज़रूरत है, उसके लिए 3 से 4 लाख की ज़रूरत है, और मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मैंने पहले ही सब बेच दिया है पापा के इलाज करवाने में, अब बस मेरे पास घर बचा है, उसको बेचने पर 3 से 4 लाख तो आ जाएंगे, पर उसके बाद के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? राखी के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भरे गले से बोलती है, तू परेशान मत हो, मैं अपने पापा से बात करती हूँ, वो जरूर तेरी हेल्प करेंगे। सौम्या, नहीं, तू अंकल से कोई बात मत करना, अंकल पहले ही मेरी बहुत हेल्प कर चुके हैं, मैं अब उनकी और हेल्प नहीं लेना चाहती हूँ। राखी, पर तू पापा की हेल्प नहीं लेगी तो किसकी हेल्प लेगी? सौम्या, अब मैं किसी की हेल्प नहीं लूंगी,
अब मैं अपने दम पर अपने पापा का ख्याल रखूंगी। राखी कुछ बोलने ही जा रही थी तो सौम्या उसको रोकते हुए बोलती है, मेरे पास घर है, उसको बेचने से अच्छा पैसा आ जाएगा। उससे पापा की सर्जरी करा लूंगी और फिर जो पैसा बचेगा उससे पापा का बाकी का इलाज हो जाएगा। तब तक मैं कोई जॉब ढूंढ लूंगी। राखी, पर तू घर बेच देगी तो रहेगी कहाँ? सौम्या, मैं कहीं भी रह लूंगी, पर तू अगर मेरी हेल्प करना चाहती है तो मेरे लिए जॉब ढूंढने में मेरी हेल्प कर दे। राखी अपना सिर हिला देती है। तो सौम्या राखी के गले लगकर बोलती है, थैंक यू यार, तूने हमेशा मेरा साथ दिया है। राखी के फेस पर मुस्कान आ जाती है और वो सौम्या के पीठ पर मारते हुए बोलती है, दोस्त भी बोलती है और थैंक यू भी। सौम्या के मुंह से हल्की सी चीख निकल जाती है तो राखी हंसने लगती है। सौम्या भी हंस देती है। थोड़ी देर में नर्स बाहर आती है और सौम्या से बोलती है, अब तुम लोग अंदर जा सकती हो। सौम्या अपना सिर हिला देती है और राखी के साथ रूम के अंदर चली जाती है। राखी और सौम्या थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं। फिर राखी सौम्या से बोलती है, अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बहुत टाइम हो गया है। सौम्या मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला देती है तो राखी अपनी जगह पर खड़ी होती है और सौम्या के कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, अब तू भी घर चली जा। बोल तो मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ। सौम्या, नहीं, मैं थोड़ी देर और पापा के साथ रहना चाहती हूँ। राखी, ठीक है, पर जल्दी चली जाना। तेरा बंगला हॉस्पिटल से काफी दूर है और अब शाम हो चुकी है। अकेले रात में तेरा घर जाना सेफ नहीं है। सौम्या, तू चिंता मत कर, मैं आराम से चली जाऊंगी। राखी, ओके बाय, और मैं तेरे लिए जॉब ढूंढकर तुझे बताती हूँ। सौम्या मुस्कुरा देती है और राखी के गले लगकर भरे गले से बोलती है, लव यू यार। राखी मुस्कुरा देती है और सौम्या का मूड ठीक करने के लिए बोलती है, ये लव यू सब यू अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड के लिए बचा कर रख। सौम्या अपनी नज़रें उठाकर नम आंखों से राखी को देखने लगती है। तो राखी सौम्या के आंसू पोंछते हुए बोलती है, जब तेरी जॉब लग जाए तो तू मुझे आइसक्रीम खिला देना, मैं उससे अपना काम चला लूंगी। सौम्या मुस्कुरा देती है तो राखी उसके फॉरहेड पर किस करके बोलती है, अपना ख्याल रखना, कोई भी ज़रूरत हो तो कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी। सौम्या अपनी पलकें झपका देती है तो राखी बाय बोलकर वहां से चली जाती है। सौम्या भी थोड़ी देर महेश जी के पास बैठती है, फिर वो भी अपने घर चली जाती है। रात को सौम्या अपने रूम की बालकनी में एक फोटो को लेकर खड़ी चांद को देख रही थी। सौम्या की आंखों से आंसू निकल रहे थे। सौम्या अपने हाथ में पकड़ी फोटो को देखती है और रोते हुए बोलती है, माँ पापा, ये सब क्या हो गया? ऐसा लगता है कल ही तो हम लोग साथ में थे और आज आप दोनों मुझसे दूर हो गए। काश उस दिन वो एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आज आप दोनों पहले के जैसे मेरे साथ होते। दूसरी तरफ राजस्थान, संजय रात को घर आता है तो सभी लोग सो चुके थे। संजय अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तभी उसको रेखा जी की बातें याद आती हैं और उसके कदम परी के रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। संजय परी के रूम में जाता है तो परी संजय और पीयू की फोटो लगी पिलो को अपने सीने से लगाकर सो रही थी। संजय की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपना हाथ परी की तरफ बढ़ाता है, पर को सोचकर बीच में ही अपने हाथ को रोक लेता है और जल्दी से रूम की बाहर चला जाता है। संजय अपने रूम में जाता है और पीहू की फोटो को देखते हुए बोलता है, मैं तुम्हारी आखिरी विश पूरी नहीं कर पाया। मैं नहीं रख पा रहा हूँ उस बच्ची का ख्याल। प्लीज तुम वापस आ जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग, सौम्या सो रही थी, उसका फोन बजता है। फोन की आवाज़ सुनकर सौम्या उठती है और फोन उठाकर देखती है तो यह राखी का कॉल था। सौम्या जल्दी से कॉल पिक करती है और बोलती है, क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह कॉल किया तुमने? राखी, हाँ, बात ही कुछ ऐसी थी कि कॉल करना पड़ा। सौम्या, अच्छा क्या बात है? राखी, मैंने तेरे लिए जॉब ढूंढ ली है। सौम्या, सच में? राखी, हाँ, पर यह जॉब थोड़ी मुश्किल है, तू कर पाएगी? सौम्या, ये जॉब मेरी प्रॉब्लम से तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना। मैं इस टाइम कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस कैसे भी पैसे चाहिए। राखी, हाँ वो तो ठीक है, पर उसके लिए तुझे मुंबई से बाहर जाना पड़ेगा। सौम्या, मुंबई से बाहर? राखी, हाँ सौम्या। वो सोचती है और फिर बोलती है, ठीक है, मैं चली जाऊंगी। तू बता, जॉब किस चीज़ की है? राखी, एक बच्ची की केयर टेकर की जॉब है, काफ़ी बड़े लोग हैं, अच्छा पैसा देंगे। सौम्या, पर मुझे तो पता ही नहीं
कि केयर टेकर का क्या काम होता है। तू मेरे लिए किसी कंपनी में जॉब क्यों नहीं ढूंढती? राखी उदास मन से बोलती है, कोई भी अच्छी कंपनी तुझे जॉब नहीं देगी। सभी कंपनी डिग्री और एक्सपीरियंस मांगती हैं, और तेरे स्टडी बीच में ही छूटने की वजह से दोनों ही तेरे पास नहीं है। सौम्या, पर मेरे पास नॉलेज है। राखी, वो मुझे पता है, पर किसी भी बिना डिग्री वाले फ्रेशर को जॉब मिलना, और वो भी किसी अच्छी कंपनी में, बहुत मुश्किल है। तुझे किसी छोटी कंपनी में जॉब तो मिल जाएगी, पर सैलरी बहुत कम होगी। सौम्या बस हाँ बोल देती है। तो राखी फिर बोलती है, पर ये जो केयर टेकर की जॉब है वो ठीक है तेरे लिए। बस एक बच्ची का ख्याल ही तो रखना है। और वैसे भी तू 2 साल से अपने पापा का ख्याल तो रख ही रही है ना, तो वैसे ही उस बच्ची का रख लेना। सौम्या एक लंबी सांस लेती है और कुछ सोचते हुए बोलती है, ठीक है, बता कहाँ जाना है? राखी हिचकिचाते हुए बोलती है, राजस्थान। सौम्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो चिल्लाते हुए बोलती है, क्या राजस्थान? कभी नहीं। राखी फिर हिचकिचाते हुए बोलती है, जो कुछ भी हुआ उसमें उस शहर की क्या गलती है? सौम्या, मुझे नफरत है उस शहर के नाम से भी। एक बार गई थी वहां, तो देखो, मेरी माँ हमेशा के लिए दूर हो गई मुझसे, और मेरे पापा जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं। राखी, हाँ ठीक है, पर तू एक बार आराम से सोच ले। जो कुछ भी हुआ उसमें किसकी गलती थी मुझे नहीं पता, पर उस वजह से तू पूरे शहर को गलत नहीं बोल सकती है। ये जॉब अच्छी है, वो अच्छी सैलरी भी देने को रेडी है, घर में ज़्यादा लोग भी नहीं है, और वो तुझे रहने के लिए खुद का रहा हाउस देंगे। वैसे भी तू अपना बंगला बेचने वाली है। जब तक तू ये जॉब कर रही है तब तक के लिए तो तेरे पास आराम से रहने के लिए जगह हो जाएगी। मेरे ख्याल से एक अच्छी डील है, तुझे ये जॉब कर लेनी चाहिए। सौम्या, पर पापा। राखी, मैं हूं ना यहाँ, मैं रोज अंकल के पास जाऊंगी। सौम्या थोड़ी देर को सोचती है और फिर राखी से बोलती है, ठीक है, बता कब जाना है? राखी, आज ही जाना है। आज शाम को इंटरव्यू है और कल से तुझे ज्वाइन करना है। सौम्या, पर मैं इतनी जल्दी कैसे जाऊंगी? राखी, मुझे पता था तू हाँ कर देगी, इसलिए मैंने तेरी टिकट पहले ही बुक कर दी थी। तू बस अपना सामान ले और जल्दी से राजस्थान के लिए निकल जा। मेरा एक दोस्त है, वो तुझे रेलवे स्टेशन पर मिल जाएगा। बस तुझे कैसे भी करके इंटरव्यू क्रॉस करना है, और आज रात कहीं रुकने का इंतजाम। अगर तुझे जॉब मिल गई तो कल से तो वो लोग तुझे खुद रहने की जगह दे देंगे। तो बस आज रात तुझे मैनेज करना है। सौम्या ओके बोल देती है और जल्दी से कॉल कट करके रेडी होने के लिए चली जाती है। सौम्या अपना सामान पैक करती है और हॉस्पिटल महेश जी से मिलने के लिए आ जाती है। सौम्या महेश जी को देखकर रोते हुए बोलती है, सॉरी पापा, मुझे जाना पड़ेगा, पर मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं आपको ऐसे छोड़कर जा रही हूँ, पर पापा, आपके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है, और ये एक अच्छी जॉब है जिसमें मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे, जिससे मैं आपका इलाज अच्छे से करा पाऊँगी। सौम्या बोल ही रही थी कि एक नर्स पीछे से आते हुए बोलती है, बेटा तुम जाओ, हम लोग हैं यहाँ, महेश जी का ख्याल अच्छे से रखेंगे। सौम्या नर्स के गले लग जाती है और बोलती है, आंटी पापा का ख्याल रखना, मैं आती जाती रहूंगी। वो नर्स सौम्या के सर पर हाथ फेरती है और बोलती है, अब तुम जाओ वरना तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। सौम्या नर्स से दूर होती है और एक नज़र महेश जी को देकर वहां से चली जाती है। कुछ घंटे बाद सौम्या राजस्थान पहुंच जाती है और राखी के दिए नंबर पर कॉल करती है, तो दूसरी साइड से एक लड़का बोलता है, हाय, मैं गेट नंबर 2 पर खड़ा हूँ, तुम वहीं पर आ जाओ। सौम्या ओके बोलती है और गेट नंबर 2 पर चली जाती है। तो एक लड़का वाइट शर्ट ब्लू जीन्स पहने बाइक से टेक लेकर अपने हाथ में सौम्या के नाम का बोर्ड लेकर खड़ा था। सौम्या उस लड़के के पास जाती है और उसको देखते हुए बोलती है, ऐसे नाम लिखकर खड़े होने की क्या ज़रूरत है? देखो सब तुमको कैसे देख रहे हैं। यह रेलवे स्टेशन है, ना कि एयरपोर्ट। वो लड़का ऋषभ हंसते हुए बोलता है, मैं हूं ही इतना स्मार्ट कि सब लोग मुझे ही देखते हैं, और रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट क्या फर्क पड़ता है? बस जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो आसानी से मिलना चाहिए। सौम्या अपना सिर हिला देती है और बोलती है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो चलें, मुझे अभी इंटरव्यू के लिए भी जाना है। ऋषभ, हाँ मुझे पता है, मैं भी उसी कंपनी में जॉब करता हूँ
और मैंने ही इस जॉब के बारे में राखी को बताया था। सौम्या ऋषभ को देखकर अपना सिर हिला देती है तो ऋषभ बाइक पर बैठते हुए बोलता है, बैठो। सौम्या बाइक को देखकर बोलती है, तुम गिराओगे तो नहीं मुझे? ऋषभ, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे पहली बार बाइक पर बैठ रही हो। सौम्या थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है, हाँ मैं पहली बार बाइक में बैठ रही हूँ। ऋषभ की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो सौम्या को देखकर हैरानी से बोलता है, तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ? सौम्या, नहीं मैं सच बोल रही हूँ। मैं आज पहली बार बाइक पर बैठने वाली हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा आराम से चलाना। ऋषभ अपना सिर हिलाकर बोलता है, तो अभी तक तुम बाहर कहीं जाती थी तो कैसे जाती थी? सौम्या बाइक में बैठते हुए बोलती है, कार से। ऋषभ, ओ तो तुम्हारे पास कार है, तुमको चलानी आती है? सौम्या अपना बैग ऋषभ के और अपने बीच में रखती है और ऋषभ की शर्ट को कसकर पकड़कर बोलती है, नहीं मेरे पास ड्राइवर था, वो मुझे हर जगह ले जाता था, तो कभी ज़रूरत नहीं लगी सीखने की। ऋषभ मिरर से एक नज़र सौम्या को देखता है और मुस्कुरा देता है। सौम्या डर के बाइक पर बैठी थी। ऋषभ बाइक स्टार्ट करता है और सौम्या से बोलता है, किसी बड़े घर से लगती हो, फिर भी ऐसी जॉब कर रही हो, कोई खास वजह? सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अटकते हुए बोलती है, हाँ मुझे इस टाइम पैसों की बहुत ज़रूरत है। ऋषभ, ओह पर तुमको इतनी भी क्या ज़रूरत है कि तुम अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर यहाँ केयर टेकर की जॉब के लिए आ गई? सौम्या, सब वक्त का खेल है। ऋषभ सीरियस होते हुए बोलता है, कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ? सौम्या, नहीं तुम बाइक चलाने पर ध्यान दो। अगर तुमने मुझे गिराया तो मुझे कराटे आते हैं, मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी। ऋषभ मुंह बना लेता है और बाइक चलाने पर ध्यान देने लगता है। थोड़ी देर में ऋषभ सौम्या को लेकर इंटरव्यू की जगह पर पहुंचता है। सौम्या बाइक से उतरती है और उस ऑफिस को ध्यान से देखने लगती है। ऋषभ सौम्या को देखकर बोलता है, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? जल्दी जाओ वरना इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। सौम्या अपना सिर हिला देती है और अपना बैग लेकर अंदर जाने लगती है तो ऋषभ उसको रोकते हुए बोलता है, तुम पहली बार इंटरव्यू देने जा रही हो क्या? सौम्या पलटकर ऋषभ को देखती है और अपना सिर हाँ में हिला देती है। ऋषभ अपने सिर पर हाथ रख लेता है और एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है, क्या लड़की है ये? सौम्या ऋषभ को देखने लगती है तो ऋषभ सौम्या के पास आता है और उसके हाथ से बैग लेते हुए बोलता है, मैडम जी अब आप जाइए। सौम्या, पर मेरा बैग? ऋषभ मुंह बनाकर बोलता है, मैं तुमको चोर दिखाई दे रहा हूँ क्या, जो तुम्हारा बैग लेकर भाग जाऊंगा? सौम्या अपना सिर नामे हिला देती है तो ऋषभ फिर बोलता है, अब तुम जाओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट करता हूँ। सौम्या, नहीं तुम जाओ, तुमको भी तो काम होगा, इसके आगे मैं मैनेज कर लूँगी। ऋषभ, मैंने हाफ डे लिया हुआ है, तो तुम आराम से इंटरव्यू देकर आओ, तब तक मैं यहीं पर तुम्हारा वेट करता हूँ। सौम्या एक लंबी सांस लेते हुए ओके बोलती है और फिर ऑफिस की तरफ जाने लगती है। ऋषभ फिर सौम्या को आवाज देकर रोकते हुए बोलता है, डरना मत, जो पूछे उसका आंसर कॉन्फिडेंस से देना, तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। सौम्या पलटकर ऋषभ को देखती है और मुस्कुरा देती है और फिर ऑफिस के अंदर जाती है तो वहां पर बहुत से लोग पहले से ही बैठे हुए थे। सौम्या बहुत नर्वस थी। दो तीन लोग के अंदर जाने के बाद सौम्या का नंबर आता है। सौम्या अंदर जाती है तो अंदर एक आदमी और एक औरत बैठे हुए थे। वो लोग सौम्या को देखकर बैठने का इशारा करते हैं तो सौम्या हिचकिचाते हुए बैठ जाती है और दोनों को नमस्ते करती है। वो दोनों सौम्या का रिज्यूम देखने लगते हैं। सौम्या डरी हुई सी बैठी थी कि वो औरत सौम्या से बोलती है, तुमने अपना ग्रेजुएशन बीच में ही छोड़ दिया, ऐसा क्यों? सौम्या की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए बोलती है, वो मेरे पास पैसे नहीं थे फीस पे करने के लिए। वो औरत और आदमी सौम्या को देखने लगते हैं। इतना बोलकर सौम्या चुप हो जाती है तो वो दोनों लोग सौम्या से कुछ और सवाल करते हैं। सौम्या सभी का जवाब देने लगती है। थोड़ी देर बाद वो औरत सौम्या से बोलती है, आप थोड़ी देर बाहर वेट करिए, बाकी लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद हम बताते हैं कि यह जॉब किसको मिली है। सौम्या फिर उन दोनों को नमस्ते करती है और रूम के बाहर आ जाती है। सौम्या के बाद कुछ और लोग अंदर जाते हैं और फिर सबके इंटरव्यू खत्म होने के बाद एक लड़की आकर जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया था उन सबका नाम लेने लगती है, पर वो लड़की सौम्या का नहीं लेती है। सौम्या की आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं और वो उठकर वहां से जाने लगती है कि वो लड़की सौम्या को रोकते हुए बोलती है, मिस सौम्या आप कहाँ जा रही हो?
सौम्या पलटकर उस लड़की को देखने लगती है तो वो लड़की सौम्या के पास आकर बोलती है, मिस सौम्या, बस आपका सिलेक्शन हुआ है, आपको कल से ज्वाइन करना है। आप मेरे साथ चलिए और कुछ पेपर साइन कर दीजिए। सौम्या की आंखों से आंसू बाहर आ जाते हैं और वो उस लड़की के गले लगकर बोलती है, थैंक यू सो मच मुझे ये जॉब देने के लिए। वो लड़की अजीब तरह से सौम्या को देखती है और फिर मुस्कुराकर बोलती है, मिस सौम्या, इट्स ओके, आपके अंदर काबिलियत है इसलिए आपको ये जॉब मिली है। सौम्या उस लड़की से दूर होती है और अपना सिर हिला देती है। वो लड़की फिर सौम्या को अपने साथ चलने का इशारा करती है। सौम्या उसके साथ चली जाती है। थोड़ी देर में सौम्या बाहर आती है तो ऋषभ बाइक से टेक लेकर खड़ा अपने फ़ोन में गेम खेल रहा था। सौम्या को देखकर ऋषभ अपना फ़ोन बंद करता है और बोलता है, क्या हुआ, मिली जॉब तुमको? सौम्या मुस्कुरा देती है और बोलती है, हाँ थैंक यू सो मच, तुमने मेरा बहुत साथ दिया। ऋषभ भी मुस्कुरा देता है और अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बोलता है, मेंशन नॉट स्वीट हार्ट। सौम्या अपनी आंखें छोटी करके ऋषभ को देखने लगती है तो ऋषभ अपने दांत दिखाते हुए बोलता है, सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था। सौम्या मुस्कुरा देती है और बोलती है, कोई बात नहीं ऋषभ। ऋषभ भी मुस्कुरा देता है और सौम्या से बोलता है, तो अब तुमको कहाँ जाना है, बता दो मैं तुमको छोड़ देता हूँ। सौम्या थोड़ा उदास हो जाती है और बोलती है, मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं जानती हूँ। अगर तुमको प्रॉब्लम ना हो तो क्या आज रात के लिए तुम मुझे कोई सस्ता सा रूम दिला सकते हो? ऋषभ हंस देता है और बोलता है, तुमको रूम की क्या ज़रूरत है, तुमको बस आज रात कहीं पर रुकना है ना, तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, आज रात वहीं पर रुक जाना। सौम्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो ऋषभ को देखने लगती है तो ऋषभ हंसते हुए बोलता है, अरे ऐसे मत देखो, मैं अकेले नहीं रहता हूँ, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता हूँ। सौम्या फिर मुस्कुरा देती है और बोलती है, थैंक यू, पर तुम अभी बस मुझे कोई रूम दिला दो। ऋषभ मुंह बनाते हुए बोलता है, मतलब तुमको अभी भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? सौम्या, ऐसी बात नहीं है ऋषभ, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल रही हो? कहीं रूम लेकर रहने से अच्छा है कि तुम मेरे साथ घर चलो। मेरे घर में मेरी छोटी बहन भी है, तुमको उससे मिलकर अच्छा लगेगा। सौम्या मुस्कुरा देती है और बोलती है, तुम बहुत अच्छे हो, पर मैं कुछ टाइम अकेले रहना चाहती हूँ। मैं फिर कभी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जरूर चलूंगी, पर अभी तुम बस मुझे कोई रूम दिला दो। ऋषभ एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है, ओके जैसी तुम्हारी मर्जी। सौम्या मुस्कुरा देती है और ऋषभ की बाइक पर बैठ जाती है। थोड़ी देर में ऋषभ सौम्या को एक होटल में लेकर जाता है और उसको वहां पर एक रूम दिला देता है। सौम्या ऋषभ को थैंक यू बोलती है तो ऋषभ मुस्कुराते हुए बोलता है, अब हम दोस्त बन गए हैं, तो नो सॉरी नो थैंक यू। सौम्या हंस देती है और बोलती है, लगता है तुम फिल्में ज़्यादा देखती हो। ऋषभ हंसते हुए बोलता है, हाँ फिल्में ना हमारी लाइफ से जुड़ी होती हैं, जो चीज़ें हम लोग रियल लाइफ में नहीं कर सकते वो हम रियल लाइफ में देख सकते हैं। सौम्या हंसते हुए अपना सिर हिला देती है तो ऋषभ फिर बोलता है, ओके अब मैं चलता हूँ, तुम्हारे पास मेरा नंबर तो है ही, अगर तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई प्रॉब्लम हो तो बेझिझक मुझे कॉल कर सकती हो। सौम्या अपना सिर हिला देती है तो ऋषभ सौम्या को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। सौम्या भी अपने रूम में चली जाती है और अपने बैग से अपने मम्मी पापा का फोटो निकालकर उनको देखने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सौम्या रेडी होती है और अपना बैग पैक करके होटल के बाहर आकर कैब लेती है और ड्राइवर को पुराना मेंशन चलने को बोलती है। सौम्या बार बार टाइम देख रही थी। सौम्या टाइम देखते हुए ड्राइवर से बोलती है, भैया थोड़ा जल्दी चलो ना, मुझे देर हो रही है। ड्राइवर, मैडम ये कैब है, हेलीकॉप्टर नहीं जो उड़ाकर ले चलूँगा। सौम्या उस ड्राइवर को घूर कर देखने लगती है तो वो ड्राइवर गुस्से में बोलता है, मैडम आपको दिख नहीं रहा कितना ट्रैफिक है? सौम्या मुंह बना लेती है और चुपचाप बैठ जाती है। थोड़ी देर में कैब खुराना मेंशन के बाहर रुकती है। सौम्या जल्दी से बाहर आती है और ड्राइवर से बोलती है, कितना हुआ भैया? ड्राइवर, मैडम 90 रुपये। सौम्या आंखें बड़ी करके बोलती है, जरा सी दूरी के लिए 90 रुपये? ड्राइवर, हाँ मैडम जी, इतनी सी दूरी के इतने, और जल्दी पैसे दीजिए, मुझे और कहीं भी जाना है। सौम्या मुंह बना लेती है और 100 का नोट निकालकर ड्राइवर को देते हुए बोलती है, बड़े ही अजीब लोग हैं यहाँ के, ठीक से बात ही नहीं करते। ड्राइवर 100 का नोट देखते हुए बोलता है, मैडम चेंज दीजिए। सौम्या, मेरे पास चेंज नहीं है।
ड्राइवर वो 100 का नोट सौम्या के हाथ से लेते हुए बोलता है, तो ठीक है, मैं पूरे रख लेता हूँ। वैसे भी आपने मेरा इतना टाइम वेस्ट किया है, उसका हर्जाना तो देना ही चाहिए आपको। सौम्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो ड्राइवर को घूरते हुए बोलती है, नहीं, आप मुझे मेरे 10 रुपये वापस दीजिए। ड्राइवर, क्या मैडम, इतने बड़े बंगले में रहती हो और 10 रुपये के लिए मुझसे लड़ाई कर रही हो? सौम्या, ये मेरा बंगला नहीं है, मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। ड्राइवर, तो मैडम इतने बड़े बंगले में जॉब करती हो तो अच्छी खासी सैलरी होगी, फिर भी 10 रुपये के लिए लड़ रही हो? सौम्या, देखिए, मेरे 10 रुपये वापस दीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। वो ड्राइवर अपने सिर पर हाथ रख कर बोलता है, मैडम, मैं अपने 90 रुपये तो नहीं छोड़ सकता हूँ, बस 10 रुपये की बात है, आप छोड़ दो ना। सौम्या, नहीं, मैं अपना 1 रुपया भी नहीं छोड़ूंगी। वो ड्राइवर को सोचता है और सौम्या से बोलता है, मैडम, अभी तो आपको लेट हो रहा था और अब आप यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। सौम्या जल्दी से अपना हाथ कार से हटाती है और टाइम देखने लगती है, तो वो ड्राइवर जल्दी से वहाँ से चला जाता है। सौम्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो चिल्लाते हुए उस कैब को रोकते हुए बोलती है, चोर, मेरे 10 रुपए लेकर भाग रहे हो? पर वो कैब जल्दी से वहां से चली जाती है। सौम्या मुंह बना लेती है और पैर पटककर बंगले के अंदर चली जाती है। सौम्या भागते हुए मेन गेट से अंदर आती है और घर की तरफ भागने लगती है कि किसी से टकरा जाती है। सौम्या अपने सिर पर हाथ रखकर बोलती है, इंसान है या खंबा, सिर फोड़ दिया मेरा। इतना बोलकर सौम्या अपनी नजर उठाकर देखती है तो संजय उसको खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। सौम्या अपना सिर उठाती है, संजय से चिल्लाते हुए बोलती है, अंधे हो क्या? देखकर नहीं चल सकते? राजस्थान के सभी लोग पागल हैं। लगता है कोई मेरे पैसे लेकर भाग जाता है तो कोई खंबा बनकर सामने आकर खड़ा हो जाता है। संजय हैरानी से सौम्या को देख रहा था। सौम्या गुस्से में अपनी आंखें बंद करती है और चिढ़ते हुए बोलती है, कितने बदतमीज इंसान हो तुम, कैसे घूर रहे हो मुझे, छी। इतना बोलकर सौम्या संजय की साइड से जाने लगती है तो संजय जल्दी से सौम्या को पकड़ लेता है और उसको अपने सीने से लगाकर बोलता है, पीहू, तुम आ गई। संजय के ऐसे गले लगाने से सौम्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो संजय से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलती है, छोड़ो मुझे। पर संजय सौम्या को कसकर पकड़ लेता है और सौम्या के बालों पर किस करते हुए बोलता है, पीहू, तुम कहाँ थी अब तक? सौम्या का मुंह गुस्से से लाल हो जाता है और वो संजय के पेट पे एक जोर का मुक्का मारती है। संजय की पकड़ सौम्या पर ढीली पड़ जाती है तो सौम्या जल्दी से संजय से दूर हो जाती है और उसके गाल पर तमाचा लगाते हुए बोलती है, बदतमीज इंसान, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे हाथ लगाने की? संजय की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो सौम्या को घूर कर देखने लगता है। संजय के घूर के देखने से सौम्या और चिढ़ जाती है और संजय को उंगली दिखाते हुए बोलती है, तुम रुको, अभी मैं तुम्हारी कंप्लेन इस घर के मालिक से करती हूँ, तुमको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारे जैसे लोगों को तो तुरंत पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। सौम्या बोले जा रही थी और संजय उसको चुपचाप खड़ा घूर रहा था। सौम्या भी संजय को घूरते हुए घर के अंदर भाग कर जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, कोई है, प्लीज मेरी मदद करो, एक गुंडा मेरे पीछे पड़ा है। रेखा जी अपने रूम से बाहर आती हैं और सौम्या को देखकर अपनी ही जगह पर रुक जाती हैं और उसको हैरानी से देखने लगती हैं। घर के सभी सर्वेंट भी सौम्या को हैरानी से देख रहे थे। संजय भी घर के अंदर आ जाता है तो रेखा जी संजय को आंखों में आंसू लेकर देखने लगती हैं। सौम्या भागकर रेखा जी के पास जाती है और उनसे बोलती है, मैम, बाहर एक गुंडा जबरदस्ती मुझे छूने की कोशिश कर रहा था, आप प्लीज पुलिस को बुला लीजिए। रेखा जी सौम्या की बात सुनकर तुरंत समझ जाती हैं कि सौम्या संजय की बात कर रही है। रेखा जी संजय जी की तरफ देखती हैं तो संजय उनको चुप रहने का इशारा करता है और सौम्या के पास आकर बोलता है, ये मेरा घर है। सौम्या पलट कर देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। संजय फिर सौम्या को देखते हुए बोलता है, तो तुम मुझे पुलिस के हवाले करने की सोच रही हो? मुझे जेल भेजने के बाद क्या तुम यह जॉब कर पाओगी? सौम्या की आंखें और बड़ी हो जाती हैं और वो संजय को घूर कर देखने लगती है और बोलती है, अगर ये आपका घर है तो मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी है। संजय, ठीक है, वो रहा दरवाजा, चली जाओ यहाँ से। सौम्या संजय को घूर कर देखती है और वहां से जाने लगती है। रेखा जी संजय के पास आती हैं और आंखों में आंसू लिए बोलती हैं, बेटा, ये अपनी पीहू है, उसको मत जाने दो। संजय सौम्या को जाते हुए देखकर बोलता है, माँ, ये हमारी पीहू नहीं है, इस लड़की की बस शक्ल हमारी पीहू से मिलती है। सौम्या आंखों में आंसू लिए
बाहर की तरफ जा रही थी। रेखा जी फिर बोलती हैं, बेटा फिर भी उसको रोक लो। संजय कुछ नहीं बोलता है और बस सौम्या को बाहर की तरफ जाते हुए देखने लगता है। सौम्या घर के बाहर जाती है और अपने घुटनों पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है और अपने आप से बोलती है, अब मैं क्या करूंगी। इतनी मुश्किल से जॉब मिली थी और वो भी ऐसी जगह पर। अब मैं पापा के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी। सौम्या रोते हुए अपने बैग से एक लॉकेट निकालती है और बोलती है, माँ, यहाँ के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। वो इंसान कितना गंदा था, कैसे मुझे जबरदस्ती पकड़े हुए था। मैंने छोड़ने को बोला तो मेरी बात भी नहीं सुनी। इतना बोलते हुए सौम्या को संजय की कई बात याद आने लगती है कि वो कैसे उसको बार बार पीहू बोल रहा था। सौम्या अपने आंसू पोंछती है और अपने आप से बोलती है, उस इंसान ने जबरदस्ती मुझे हक किया, पर वो किसी और का नाम ले रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं उसने मुझे कोई और समझ लिया हो और हक किया हो। वैसे देखने में तो शरीफ दिख रहा था, उसको देखकर तो नहीं लगता है कि वो कोई गंदा इंसान होगा। इतना बोलकर सौम्या अपने सिर पर हाथ रख लेती है और बोलती है, पर मैंने तो गुस्से में उसे इतना कुछ बोल दिया, उसको तमाचा भी लगा दिया। शायद यहाँ गलती मुझसे हो गई। मुझे एक बार उसकी बात ध्यान से सुन लेनी चाहिए थी, फिर उसको मारना चाहिए था। मैंने उसको मारा तो वो कुछ बोला भी नहीं। मतलब वो इंसान इतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने उसको समझ लिया। पर अब मैं क्या करूं। मैं तो गुस्से में बिना सोचे समझे बोल आई कि उसके घर में जॉब नहीं करूंगी। अब क्या करूं, क्या करूं। सौम्या को सोचते हुए एक लंबी सांस लेती है और उठकर घर की तरफ देखकर बोलती है, मैं सॉरी बोल दूंगी। वैसे भी माफ़ी मांग लेने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है। अभी मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। इतना बोल सौम्या घर के अंदर जाती है तो संजय सोफे पर बैठा काफ़ी पीते हुए अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। सौम्या डरते हुए संजय के पास जाती है और बोलती है, सॉरी सर। संजय अपनी नज़र उठाकर सौम्या को देखता है और फिर अपना फ़ोन चलाते हुए बोलता है, ओके, अब तुम जा सकती हो। सौम्या अपना मुंह बना लेती है और फिर डरते हुए बोलती है, सर शायद आपने मुझे कोई और समझकर हक कर लिया। मैंने भी आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर आपको मार दिया। आपने मुझे ज़बरदस्ती हक किया, उसके लिए मैंने आपको माफ़ कर दिया। तो मैं क्या अब ये जॉब कर सकती हूँ। संजय फिर अपनी नज़रें उठाकर सौम्या को देखता है और बोलता है, तो मुझे माफ़ करोगी। सौम्या बेचारा सा मुंह बनाकर बोलती है, मतलब आप मुझे माफ़ कर दो। संजय सौम्या को घूर कर देखता है, फिर अपना सिर हिला देता है और बोलता है, तुमने अच्छे से सोच लिया ना कि तुमको यहाँ जॉब करनी है। सौम्या, जी सर। संजय, एक बार फिर सोच लो। तुम्हारे पास अभी भी मौका है यहाँ से जाने का, वरना एक बार तुम इस घर में आई तो मेरी मर्जी के बिना वापस नहीं जा पाओगी। सौम्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो संजय को देखने लगती है। संजय अपनी जगह पर खड़ा होता है और बाहर जाते हुए बोलता है, तुम्हारे पास आज शाम तक का टाइम है। इतना बोलकर संजय वहां से चला जाता है तो सौम्या मुंह बनाकर अपने आप से बोलती है, ये कौन सी डील है। जॉब मैं कर रही हूँ तो मेरा मन जब तक मन होगा करूँगी, वरना छोड़ दूंगी। सौम्या अपने आप से बातें कर रही थी कि रेखा जी सौम्या के पास आती हैं और उसको ध्यान से देखते हुए बोलती हैं, कैसे हो बेटी। सौम्या रेखा जी की तरफ देखती हैं और मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं ठीक हूँ मैम। रेखा जी सौम्या को नम आंखों से देखते हुए बोलती हैं, बेटा मैम मैम क्यों बोल रही हो, तुम मुझे माँ बोल सकती हो। सौम्या की आंखें भी नम हो जाती हैं और वो रेखा जी को देखते हुए अपना सिर हिला देती है। रेखा जी मुस्कुरा देती हैं तो सौम्या फिर बोलती है, माँ जी वो बच्ची कहाँ है जिसकी मुझे केयर करनी है। रेखा जी मुस्कुराते हुए बोलती हैं, अपने रूम में सो रही है बेटा सौम्या। और रेखा जी कुछ सोचती हैं और बोलती हैं, बेटा जाओ तुम उसको उठा दो। अगर तुम उसको उठाओगी तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। सौम्या मुस्कुरा देती है और रेखा जी से परी का रूम पूछकर उस तरफ चली जाती है। सौम्या के जाने के बाद रेखा जी मंदिर में आती हैं और शिव जी के आगे हाथ जोड़कर बोलती है, मैं तो बस आपको रास्ता दिखाने को बोला था, पर आपने तो पूरा रास्ता ही भेज दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता ये लड़की हमारी पीहू है कि नहीं, पर इसकी शक्ल पूरी पीहू की जैसी है। क्या पता इस लड़की के जरिए मेरी फूल सी बच्ची को उसके बाप का प्यार मिल जाए। सौम्या परी के रूम में आती है और परी का फेस ब्लैंकेट से कवर था। सौम्या परी के पास आती है और उसके फेस से ब्लैंकेट हटा देती है। परी को देखकर सौम्या के फेस पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है।
और वो प्यार से परी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, कितनी प्यारी बच्ची है। सौम्या की आवाज़ सुनकर परी अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो सौम्या को देखकर जल्दी से उसके चिपक जाती है और रोते हुए बोलती है, मम्मा। सौम्या अपनी आंखें बड़ी कर लेती है और परी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, बेटा मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ, मैं आपकी केयर टेकर हूँ। परी अपना सिर उठाकर सौम्या को देखती है और रोते हुए बोलती है, नहीं आप ही मेरी मम्मा हो। परी को रोता हुआ देखकर सौम्या की भी आंखें नम हो जाती हैं और वो अपना सिर हाँ में हिला देती है। परी सौम्या को और कसकर पकड़ लेती है और सुबकते हुए बोलती है, मम्मा आप अब तक कहाँ थी? मैंने आपको कितना मिस किया। सौम्या कुछ नहीं बोलती है और परी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, बेटा अब आप उठ जाओ, मैं आपको रेडी कर देती हूँ, फिर हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। परी अपने आंसू पोंछती है और खड़े होकर सौम्या के गले लगकर बोलती है, जैसा मम्मा बोलेगी परी वैसा ही करेगी। सौम्या मुस्कुरा देती है और परी को बाथरूम में लेकर चली जाती है। संजय अपने ऑफिस आता है और अपने असिस्टेंट से बोलता है, आज जो लड़की मेरे घर में परी की केयर टेकर बनकर आई है, मुझे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। असिस्टेंट ओके सर बोलता है और केबिन से बाहर चला जाता है। असिस्टेंट के जाते ही संजय अपना सिर चेयर से लगा लेता है और अपनी आंखें बंद करके बोलता है, कौन हो तुम? इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? तुम मेरी पीहू के जैसी कैसे दिख सकती हो? सौम्या परी को रेडी करके नीचे हॉल में लेकर आती है तो रेखा जी की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। परी सौम्या की गोद से उतरकर रेखा जी के पास भागकर जाती है और उनके गले लगकर बोलती है, दादी देखो मम्मा आ गई। रेखा जी की आंखों से आंसू बाहर आ जाते हैं और वो सौम्या को देखने लगती हैं। सौम्या उनको देखकर अपनी पलकें झपका देती है तो रेखा जी परी के सिर पर हाथ रखकर बोलती हैं, हाँ अब तो तुम अपनी दादी को परेशान नहीं करोगी ना? परी अपना सिर नामे हिला देती है और बोलती है, दादी परी अच्छी बेबी है, परी पहले भी आपको परेशान नहीं करती थी, आप ही हो जो परी से परेशान हो जाती हो। रेखा जी हंस देती हैं और परी के गाल खींचते हुए बोलती हैं, जरा सी हो और बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी करती हो। परी, दादी अब मैं 2.5 ईयर की हो गई हूँ तो अब मैं छोटी कहाँ रही? रेखा जी हंसते हुए अपना सिर हिला देती हैं और बोलती हैं, हाँ मेरी दादी माँ, तुमसे बातों में कोई जीत नहीं सकता है। सौम्या थोड़ी दूर पर खड़ी परी और रेखा जी को देख रही थी। परी पलटकर सौम्या को देखती है और बोलती है, मम्मा इधर आओ ना। रेखा जी सौम्या को देखने लगती हैं। सौम्या मुस्कुरा देती है और परी के पास आ जाती है। परी सौम्या का हाथ पकड़ लेती है और उसको अपने पास बैठा लेती है। तभी एक मेड अपने हाथ में दूध का गिलास लेकर आती है और परी से बोलती है, बेबी चलो आपके दूध पीने का टाइम हो गया है। परी मुस्कुराते हुए बोलती है, आज मैं मम्मा के हाथ से दूध पीऊंगी। सौम्या मुस्कुरा देती है और मेड के हाथ से दूध का गिलास लेकर परी दूध को पीने लगती है। रेखा जी बड़े ध्यान से सौम्या को देख रही थी। सौम्या परी को दूध पिलाती है और एक नज़र रेखा जी को देखती है तो रेखा जी की आंखों में आंसू थे। सौम्या रेखा जी से कुछ नहीं बोलती है और परी के साथ खेलने लगती है। थोड़ी देर बाद परी थककर सौम्या की गोद में सो जाती है। सौम्या परी को उसके रूम में ले जाकर लिटा देती है और फिर रेखा जी के पास आकर बैठ जाती है। रेखा जी सौम्या को देखते हुए बोलती हैं, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं और वो तुम मुझसे पूछना चाहती हो। सौम्या अपना सिर हाँ में हिला देती है तो रेखा जी सौम्या का हाथ पकड़ती हैं और बोलती हैं, चलो मेरे साथ। सौम्या रेखा जी के साथ चलने लगती है। रेखा जी सौम्या को संजय के रूम में लेकर आती हैं। सौम्या रूम के अंदर आती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो हैरानी से चारों तरफ देखते हुए बोलती है, यह तो मेरी फोटो है। रेखा जी मुस्कुरा देती हैं और बोलती हैं, नहीं ये मेरी बहू पीहू की फोटो है। सौम्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो बोलती है, मतलब इसलिए परी मुझे अपनी माँ समझ रही है। रेखा जी सौम्या के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती हैं, हाँ सौम्या। पीहू और संजय की फोटो के पास जाती हैं और नम आंखों से बोलती हैं, ये अभी कहाँ है? रेखा जी पीहू अब इस दुनिया में नहीं है। सौम्या की आंखों से आंसू बाहर आ जाते हैं और वो पलटकर रेखा जी से बोलती हैं, क्या हुआ था इनको? रेखा जी, पीहू का एक्सीडेंट हुआ और उस समय परी उसके पेट में थी। ब्लड ज़्यादा निकल जाने की वजह से डॉक्टर पीहू को नहीं बचा पाए।
सौम्या की आंखों से आंसू निकलना तेज हो जाते हैं। रेखा जी सौम्या के पास आती हैं और बोलती हैं, शायद ये कोई इत्तेफाक है कि तुम्हारी शक्ल पीहू से मिलती है। बेटा अगर परी तुमको माँ बोले तो प्लीज तुम गुस्सा होकर उसको कुछ मत बोलना। वो छोटी बच्ची है, उसको समझ नहीं है। वो हमेशा मुझसे पूछती थी कि उसकी माँ कहाँ है, और मैं उससे बोल देती थी कि वो घूमने गई हैं, कुछ दिनों में आ जाएंगी। परी बहुत छोटी है, मुझे समझ नहीं आया कि उसको सच कैसे बताऊं, और अचानक तुम आ गई, इसलिए परी को माफ कर देना। गलती मेरी ही है, मुझे उसको सच बता देना चाहिए था। सौम्या रेखा जी को देखती है और अपने आंसू पोंछती हुई बोलती है, माँ जी आपने बिल्कुल सही किया। और परी ने मुझे मम्मा बोला तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैंने भी अपनी माँ खोई है, तो मुझे माँ ना होने का दर्द अच्छे से पता है। रेखा जी सौम्या के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलती हैं, बेटा तुम बहुत अच्छी हो। शायद भगवान ने मेरी बच्ची की प्रार्थना सुन ली, इसलिए उसने तुमको यहाँ भेज दिया। सौम्या मुस्कुरा देती है और एक नज़र संजय और पीयू की फोटो को देखते हुए रेखा जी से बोलती है, माँ जी परी के पास चलते हैं, वो उठने वाली होगी। रेखा जी अपना सिर हाँ में हिला देती हैं और दोनों परी के रूम में चले जाते हैं। संजय अपने केबिन में बैठा पीयू की फोटो देखकर कुछ सोच रहा था। संजय भागते हुए एक लड़की के पीछे आ रहा था और उस लड़की को रोकते हुए बोल रहा था, पीहू सुनो तो। पर पीहू बिना पीछे देखे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रही थी। संजय भागते हुए पीहू के सामने आकर खड़ा हो जाता है तो पीहू सीरियस हो जाती है और बोलती है, क्या कर रहे हो तुम, हटो मेरे सामने से। संजय पीहू को देखता है और अपने घुटनों पर बैठकर बोलता है, पीहू आई लव यू। पीहू की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो इधर उधर देखते हुए बोलती है, पागल हो गए हो क्या, उठो जल्दी। संजय अपना सिर नामे हिला देता है और बोलता है, पहले तुम आंसर दो। पीहू फिर इधर उधर देखते हुए बोलती है, संजय प्लीज उठ जाओ, देखो कॉलेज में तमाशा मत करो, सब हम दोनों को ही देख रहे हैं, प्रिंसिपल को पता चल गया तो कॉलेज से निकाल देंगे। संजय मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पीहू। पीहू अपनी आंखें बड़ी कर लेती है और संजय को खड़ा करते हुए बोलती है, तुमको फर्क नहीं पड़ता है पर मुझे पड़ता है। मैं ये प्यार व्यार पर विश्वास नहीं करती हूँ। संजय मुंह बनाते हुए पीहू को देखते हुए बोलता है, पर क्यों। पीहू अपनी आंखें छोटी कर लेती है और बोलती है, क्योंकि कल तुमको मुझसे अच्छी मिल जाएगी तो तुम उसको भी ऐसे ही प्रपोज करोगे। संजय एटीट्यूड के साथ बोलता है, इस कॉलेज की सारी लड़कियां मुझ पर मरती हैं और मैं तुम पर, उसके बाद भी तुमको लगता है कि मैं सबको ऐसे ही प्रपोज करता हूँ। पीहू अपनी आईब्रो आपस में जोड़ते बोलती है, तो तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो। संजय की आंखें बड़ी हो जाती हैं। पीहू संजय को घूरती है और वहां से जाने लगती है। संजय जल्दी से पीहू का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम गलत समझ रही हो, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। पीहू अपना हाथ संजय से छुड़ाते हुए बोलती है, मैंने बोला ना प्यार पर विश्वास नहीं करती हूँ, यह कॉलेज है और मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ। संजय तो ठीक है, तुमको प्यार पर विश्वास नहीं है तो तुम मुझसे शादी कर लो और शादी के बाद अपनी स्टडी कंप्लीट करती रहना। पीहू की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो संजय को घूरते हुए बोलती है, सिर में चोट लग गई है क्या तुम्हारे, क्या बोले जा रहे हो, प्यार से तो तुम सीधा शादी पर आ गए। संजय क्यों, जब मैं प्यार तुमसे करता हूँ तो शादी भी तो तुमसे ही करूंगा ना। पीहू तुमको शादी का मतलब भी पता है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। संजय मैं इतना कैपेबल हूँ कि तुम्हारी हर जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। पीहू हंसने लगती है और संजय के गाल को थपथपाते हुए बोलती है, लगता है रात को ड्रिंक की थी तुमने और अभी तक उतरी नहीं। संजय गंदा सा मुंह बना लेता है और बोलता है, तुम मेरी बातों को सीरियसली क्यों नहीं ले रही हो। पीहू क्योंकि मैं लेना ही नहीं चाहती हूँ। संजय पीहू को घूरने लगता है तो पीहू भी संजय को घूरते हुए बोलती है, देखो मैं मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, मेरे कुछ सपने हैं अपने पेरेंट्स को लेकर, मैं इन प्यार व्यार के चक्कर में पढ़कर अपनी स्टडी पर कोई असर नहीं पड़ने देना चाहती हूँ। तुम बहुत अच्छे हो पर तुम बस मेरे दोस्त हो, उससे ज़्यादा हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता है। संजय सीरियस हो जाता है और बोलता है, मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा करने में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। पीहू मुस्कुरा देती है और बोलती है, पहले तुम अपने सपने पूरे कर लो फिर मेरे करना। संजय मेरे कोई सपने नहीं है। पीहू फिर मुस्कुरा देती है और बोलती है, जिस इंसान के पास खुद के सपने नहीं है वो मेरे सपने क्या पूरे करेगा।
संजय सीरियस होकर बोलता है, तुम एक बार शादी के लिए हाँ बोल दो, फिर तुम्हारे सपने ही मेरे सपने होंगे। पीहू, अच्छा ठीक है, बोल दिया हाँ, अब बोलो क्या। संजय पीहू को देखने लगता है तो पीहू संजय को समझाते हुए बोलती है, पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करो, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करो, उसके बाद शादी के बारे में सोचना। संजय, अगर मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लिया तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगी। पीहू, हाँ, जिस दिन तुम कुछ अचीव कर लोगे और जिस दिन लोग तुमको तुम्हारे नाम से जानेंगे, उस दिन मैं तुमसे शादी कर लूंगी। संजय सोच ही रहा था कि उसके कैबिन का डोर नॉक होता है। संजय अपने ख्यालों से बाहर आता है और पीहू की फोटो टेबल पर रखकर कम इन बोलता है। तो संजय का असिस्टेंट केबिन में आता है और एक फाइल संजय को देते हुए बोलता है, सर, जो लड़की आपके घर में केयर टेकर की जॉब के लिए आई है उसका नाम सौम्या मल्होत्रा है। संजय एक नज़र असिस्टेंट को देखता है और फिर उस फाइल को ओपन करके उसमें सौम्या की फ़ोटो देखने लगता है। असिस्टेंट आगे बोलता है, सर, मिस सौम्या महेश मल्होत्रा की बेटी हैं, मुंबई के टॉप बिजनेसमैन में से एक। संजय को सोचता है और बोलता है, यह वही महेश मल्होत्रा है ना जिनका बिजनेस हाल में ही बिक गया। असिस्टेंट, यस सर, बिका नहीं, मिस सौम्या को मजबूरी में बेचना पड़ा। संजय नासमझी से असिस्टेंट को देखने लगता है। तो असिस्टेंट आगे बोलता है, सर, मिस सौम्या कनाडा में रहती थी, उन्होंने अपनी स्टडी वहीं से की है। स्कूलिंग फिनिश होने के बाद वो यहाँ छुट्टियों में अपनी फैमिली से मिलने आई थी, पर जब वो इंडिया आई उनके कुछ दिन बाद ही उनके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में उनकी माँ की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और महेश जी की हालत बहुत ख़राब थी। मिस सौम्या को यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता था, तो उनका साथ महेश जी के दोस्त मिस्टर विजय मेहरा ने दिया। संजय अपनी आईब्रो आपस में जोड़ते हुए बोलता है, यह तो वही विजय मेहरा है ना जिसने मल्होत्रा एम्पायर को खरीदा है। असिस्टेंट, यस सर, मिस सौम्या को महेश जी के ऑपरेशन के लिए पैसों की ज़रूरत थी, तो उनकी मदद मिस्टर मेहरा ने की। पर एक्सीडेंट में महेश जी को बहुत गहरी चोट आई, जिससे उनके 2-3 सर्जरी करनी पड़ी। मिस सौम्या को पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने मल्होत्रा एम्पायर को मिस्टर मेहरा को बेच दिया। संजय बड़े ध्यान से असिस्टेंट की बातें सुन रहा था। असिस्टेंट फिर बोलता है, सर, मिस्टर मेहरा ने मिस सौम्या का एडमिशन कॉलेज में करा दिया था अपनी बेटी राखी के साथ, पर मिस सौम्या मिस्टर मेहरा की मदद और नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया और महेश जी की देखरेख करने लगी। पर अभी भी महेश जी की एक और सर्जरी होनी है, उसके लिए मिस सौम्या के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो ये जॉब कर रही है। संजय को सोचता है और बोलता है, उस एक्सीडेंट में सौम्या उनके साथ थी या नहीं। असिस्टेंट, सर, ये बात पूरी तरह कंफर्म नहीं हो पा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ मिस सौम्या अपने पेरेंट्स के साथ थी, पर कुछ का कहना है कि वो घर पर थी। हम लोग इस बात का पता लगा रहे हैं। संजय अपना सिर हाँ में हिला देता है और असिस्टेंट से बोलता है, मुझे सौम्या के स्कूल की फ़ोटो चाहिए। असिस्टेंट अपना सर हाँ में हिला देता है और वहाँ से जाने लगता है कि थोड़ी दूर पर जाकर पलट कर संजय से बोलता है, सर, एक बात और। संजय अपनी नज़र उठाकर असिस्टेंट को देखने लगता है। तो असिस्टेंट बोलता है, सर, मिस सौम्या के पेरेंट्स का एक्सीडेंट राजस्थान में ही हुआ था। संजय की आंखें बड़ी हो जाती हैं। असिस्टेंट इतना बोलकर कैबिन से बाहर चला जाता है। तो संजय जल्दी से वो फाइल ओपन करके पढ़ने लगता है। फाइल पढ़कर संजय अपने सिर पर हाथ रख लेता है और बोलता है, कौन हो तुम। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।